हेलो फ्रेंड्स, मैं जो कुमार आपका एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग की लाइव क्लासेज में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज ही क्लास अपनी ब्लड पे है, उसी को कंटिन्यू करते हैं लास्ट क्लासेज से। तो हमने लास्ट क्लासेज में डिस्कस कर चुके हैं ब्लड के बारे में काफ़ी कुछ कंपोनेंट। अगर कोई स्टूडेंट न्यू है तो वो जाके वहाँ से देख ले। क्लासेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती है एग्जाम के अंदर। सो हम लास्ट क्लासेज में सबसे पहले देख लेते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया था, उसका थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, देन से शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमने ब्लड के बारे में लास्ट क्लास में देख चुके थे। हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट था कंपोजिशन पे। ठीक है, कंपोजिशन ही हम उसको डिस्कस करेंगे डिटेल्स के अंदर। हम कंपोजिशन में डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा ब्लड है उसको अगर 100% माना जाता है, इस ब्लड को 100% माना जाता है, तो ये ब्लड को अगर मैं कंपोजिशन के अंदर डिस्कस करूँ तो ये ब्लड आपका सेल में एंड प्लाज्मा में इसको डिवाइड किया था अपन ने। ठीक है ना, यहाँ तक ध्यान रखना आप। ओके गाइस, ठीक है। इस सेल को हम 45% ओके, और ये प्लाज्मा होता है कितना अपना वेटेज रखता है 55% में। ठीक है ना, इस प्लाज्मा के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या होती हैं, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजिनस सब्सटेंस क्या होते हैं, उसके अंदर और क्या क्या होता है। ठीक है ना गाइस, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। मतलब कि उसके अंदर 91% वाटर होता है, वो क्या हुआ आपका बॉडी फ्लूइड हुआ, उसको भी अलग से डिस्कस करेंगे। सो इस प्लाज्मा के बारे में कुछ और बातें हैं। ये प्लाज्मा आपका स्ट्रो कलर का होता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले प्लाज्मा का कलर कौन सा होता है, स्ट्रो कलर का होता है। ठीक है ना गाइस, ध्यान रखना अच्छे से। और प्लाज्मा होता है आपका, जैसे कि मान लो मैंने कहा था ब्लड होता है वो 7 to 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट बोला था मैंने। ठीक है ना, किसी पर्सन का जैसे मान लो 70 kg वेट है तो उसका 8% फर्स्ट प्रायोरिटी पे टिक करना 8% पे। ठीक है ना, 8% उसका होगा आपका 5.6 लीटर। एग्जैक्ट वैल्यू है, मोस्ट ऑफ बुक में यही दे रखा है। ठीक है, और कंपटीशन में भी यही आता है। तो एक पर्सन के अंदर एडल्ट में कितना ब्लड होता है 5.6 लीटर। ठीक है ना गाइस, यहाँ तक क्लियर है। उसी तरीके से प्लाज्मा कितना होता है, प्लाज्मा की बात करूं तो ये 5% ऑफ टोटल बॉडी वेट आपका क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ध्यान रखना, पूछ सकता है एग्जाम के अंदर 5% ऑफ टोटल बॉडी वेट निकालेंगे कैसे, 70 kg इंटू 5/100। ठीक है, कट किया 7 पंजे 35। ठीक है गाइस, पॉइंट लगा दिया आपने। लीटर में बात करें तो कितना है 3.5 लीटर। ml में 3500 ml, 3500 ml। पूछा हुआ क्वेश्चन है प्लाज्मा कितना परसेंट होता है, 5% ऑफ टोटल बॉडी वेट। वॉल्यूम पूछ लिया आपसे 3500 ml। ये आप ध्यान रखना, थोड़ा सा एक एक्सेप्शन था, छूट गया था वहां से, इसको मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिया है। ठीक है ना, फिर हम सेल में डिस्कस करते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है गाइस, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के बारे में बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, स्पीड ज़्यादा लगे तो बता देना मुझे, बाकी है नहीं, बहुत स्लो बता रहा हूँ। आपका आरबीसी 44% होता है, ये वैल्यू याद रखना आप। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम पिछली क्लासेज को आपके सामने लेके आऊँगा मैं, जैसे आपको बोलूँगा कि लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, तब आपके काम आएंगी। एंड डब्ल्यूबीसी होता है आपका 1% होता है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है गाइस, सो हम आज की क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं आरबीसी के बारे के अंदर। ओके, क्लियर है यहाँ तक आपका, काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। फिर आपका जैसे सिस्टम शुरू होगा वो चीजें यहाँ पे आएंगी, क्योंकि ये नॉर्मल होता है। एंड जैसे आपका डिजीज पोर्शन शुरू होगा तो आपको फिर चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी एंड आपको मेमोराइज भी अच्छे से हो पाएंगी ये सब चीजें। सो हम अब देखते हैं रेड ब्लड सेल्स के बारे के अंदर। लास्ट क्लासेस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है गाइस, और एक चीज और है, देखो बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पे। अगर आपको कोई भी यहाँ से अगर कोई इशू होते हैं आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं वो कोचिंग्स के चक्कर में रह जाते हैं और कंपटीशन उनके सामने फिर आता है कि वेटेज बन के रह जाता है, क्योंकि कोचिंग्स में सिलेबस आपका अब इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग्स बंद हो चुकी है अभी के लिए कोरोना की वजह से। आपका ऑनलाइन ही एक ऐसा सोर्स है एंड हम यहाँ पे आपको सभी क्लासेस फ्री दे रहे हैं। मोस्ट ऑफ यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपके पेड कोर्स शुरू कर चुके हैं। कंटेंट वही देते हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं देते हैं। कोई भी एग्जाम में आता ही नहीं है एक्स्ट्रा, आप देगा कहाँ से यार।
मैं इतना सब कुछ बता रहा हूँ, आप निकाल के देख सकते हैं गाइड आपकी। आप गाइड निकाल लेना कोई सी भी, मैं ये कह रहा हूँ आप कोई सी भी गाइड निकाल लेना, क्वेश्चन बाहर आ जाए तो आप बता दीजिएगा जितना पढ़ा दिया अब तक आपका, चाहे ओबीजी हो, फंडामेंटल हो, एनाटॉमी चल रही है, पीडियाट्रिक चल रही है, एमएसएन आपकी शुरू हो जाएगी, नितेश सर लेंगे, वो वहीं से लेंगे भोपाल से। सो आपकी एमएसएन शुरू होने वाली है, इसलिए मैं डिजीज पोर्शन जल्दी करवा रहा हूँ। ठीक है गाइस, अब हम डिस्कस करते हैं आरबीसी के बारे में, रेड ब्लड सेल्स। स्टूडेंट को लगता है कि कोचिंग लेंगे तभी हमारा सिलेक्शन होगा। भाई साहब ये भी क्या है, कोचिंग ही है, वो क्या वहाँ पे आपको घोट के थोड़ी पिला देंगे, वही चीज़ें वहाँ पे पढ़ाई जाती हैं। अगर आपको चीज़ें यहाँ समझ में आ रही हो तो आप कहीं और क्यों भटकते हो, यहीं पे रहो, आप स्टे करो यहाँ पे, थोड़ा सा आप पैसेज बना के रखो चीज़ों को। जैसे मान लो कुछ स्टूडेंट होते हैं वो बीएससी स्टैंडर्ड में है भी, ये चीज़ें आप अभी से अपनी अगर अच्छी कर लोगे, इनको मतलब मजबूत कर लोगे बेसिक को अपना, आपको कंपटीशन जैसे पास आउट होते हो आपको बहुत ईजी हो जाएगा, और आप एग्जाम के अंदर बैठोगे तो आपको ऐसा कॉन्फिडेंस रहेगा कि हमें कुछ आता है। ठीक है गाइस, सो आप अभी से प्रिपरेशन रखो ताकि आप आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत हार्ड हो जाएगा वरना कॉम्पिटिशन। और अब तो वैसे भी 80-20 रेशियो की बातें चल रही हैं, हो देखो क्या रहता है आपका। शुरू करते हैं आरबीसी के बारे में, रेड ब्लड सेल्स। देखो नाम से शो हो रहा है रेड ब्लड सेल्स। सबसे पहले तो इसका दूसरा नाम हो रहता है आल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट। अब यहां से एक वर्ड निकल के आता है, आपका कॉन्सेप्ट समझना, साइट। ठीक है, लास्ट क्लासेस बताया था मैंने, कुछ सेल्स होती हैं, जैसे मैं इसी का एग्जांपल ले लूं, इरिथ्रोब्लास्ट। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, यंग सेल ऑफ आरबीसी, यंग सेल ऑफ आरबीसी, ऑप्शन ये दो हो और दो ऑप्शन कुछ और हो। ऑप्शन तो आप तो यहाँ से तो चूज कर लोगे, आरबीसी मतलब आरबीसी को इरिथ्रोसाइट बोला जाता है, लेकिन यंग सेल पूछा है, स्टूडेंट यंग सेल का नाम सुनते ही वो किसको ऑप्शन टिक करेगा, सीधा इरिथ्रोसाइट को। लेकिन यंग सेल ऑफ आरबीसी ये कहलाती है आपकी, यंग सेल ऑफ आरबीसी इरिथ्रोब्लास्ट, नोट ये वाली, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आपके। सो इरिथ्रोब्लास्ट को कहते हैं यंग सेल ऑफ आरबीसी। ठीक है, या फिर इमेच्योर सेल। ठीक है गाइस, ध्यान रखना इसे, इमेच्योर सेल्स ऑफ आरबीसी कौन सी थी आपकी, इरिथ्रोसाइट। मतलब कि जितनी भी आपकी ब्लास्ट सेल होती है, एग्जाम्पल ओस्टियोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट, कार्टिलेज में पढ़े थे हमने, कॉन्ड्रोब्लास्ट, उनको कॉन्ड्रो कहते हैं, उनके लिए टर्म यूज करते हैं वो कॉन्ड्रो, जैसे कॉन्ड्रोसाइट। ठीक है ना, ओस्टियोब्लास्ट हो गया आपका, मेगाकैरियोब्लास्ट हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। मतलब जिनके वर्ड के लास्ट में ब्लास्ट लग जाता है वो क्या कहलाते हैं, इमेच्योर या यंग सेल। जिस सेल्स के लास्ट में साइट लग जाता है उन्हें क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट। ये कॉन्सेप्ट याद रखना हमेशा के लिए, आप जब भी पढ़ोगे आपके सामने ऐसे वर्ड्स आएंगे। सो आरबीसी का दूसरा नाम क्या कहा हमने, इरिथ्रोसाइट। यहां तक क्लियर है आपका। ठीक है गाइस, इरिथ्रोसाइट। देन फिर आता है आपका नेक्स्ट, हमारा टॉपिक होता है आरबीसी के, हम कलर की बातें करते हैं। ठीक है गाइस, देखो रेड ब्लड सेल्स। अब सेल्स में तो हमने डिस्कस किया था 3 टाइप की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, लेकिन कौन सी पढ़ रहे हैं, रेड। अब ये रेड नाम क्यों पड़ा है, देखो रेड ब्लड सेल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। कलर कौन सा होता है इसका, रेड कलर होता है। लिखिएगा आप, रीजन पूछे तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, आपका हीमोग्लोबिन की वजह से इसका रेड कलर होता है। आपका हीमोग्लोबिन होता है एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो आपका ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। ओके गाइस, क्लियर है, यहाँ तक आपका क्वेश्चन बनता है रेड कलर क्यों होता है। ठीक है, देन यहाँ पे कुछ टर्म्स निकल के आते हैं, वो हम स्टडी करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपका आरबीसी का जो कलर होता है वो होता है ब्राइट रेड कलर। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, इस ब्राइट रेड कलर के लिए हम टर्म यूज कर लेते हैं स्कारलेट आरबीसी।
क्वेश्चन पूछेगा आपसे स्कारलेट आरबीसी क्या होती है। ओके, वो ऑक्सीजनेटेड आरबीसी स्कारलेट आरबीसी होती है। इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं नॉर्मोक्रोमिक। जब आप डिजीज पोर्शन पढ़ोगे तो आपके सामने वर्ड्स आएंगे नॉर्मोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक, ऐसे। ठीक है गाइस, सो ये ध्यान रखना, ऑक्सीजनेटेड आरबीसी को हम कहते हैं नॉर्मोक्रोमिक। ठीक है, फिर आता है हमारा नेक्स्ट, जिस आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, या फिर कह सकता हूं अगर आरबीसी डीऑक्सीजनेटेड है, उसका कलर होता है डल या फिर डार्क रेड, डल फिर डार्क रेड कलर। ठीक है गाइस, यहां तक क्लियर है। सो इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे, वो कौन सा होगा, हाइपोक्रोमिक। ये वर्ड याद रखना आप। ठीक है, दोनों टर्म्स को समझना। नॉर्मल का मतलब नॉर्मो, सी से याद रखना कलर। ठीक है गाइस, हाइपो मतलब कम, कि क्या कम हुआ यहाँ पे, ऑक्सीजन कम, जिसकी वजह से आपके आरबीसी का कलर क्या हो गया, डल कलर का हो गया। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, ये दो टर्म समझना आप कलर के बारे में। ओके, फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे आरबीसी की शेप पर। आरबीसी की शेप कैसी होती है, तो आरबीसी की शेप होती है वो दो तरीके से देखी जाती है। ठीक है गाइस, ये आरबीसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम। आरबीसी की शेप होती है वो दो तरीके से देखी जाती है, देखते हैं कौन कौन सी होती है। नॉर्मल शेप। ठीक है गाइस, फर्स्ट आता है आपकी आरबीसी बाइकॉनकेव शेप की होती है, या फिर डिस्क शेप की आरबीसी होती है। देन सेकंड आता है आपका आरबीसी है जो आपकी फर्स्ट बाइकॉनकेव, ये डिस्क शेप होती है, और आपकी दूसरा टर्म यूज करते हैं डम्ब बेल शेप आरबीसी। कैसे, डायग्राम से समझेंगे। ठीक है गाइस, बाइकॉनकेव शेप आरबीसी, डिस्क शेप आरबीसी। आरबीसी देखी होगी आपने, इस तरीके से आरबीसी के सेंटर में से डिप्रेशन होता है। ठीक है गाइस, ऐसे जैसे आपने एक चॉकलेट का नाम सुना होगा एम्पल में, उसके अंदर सेंटर में डिप्रेशन होता है, इसकी वजह से इसको हम कहते हैं बाइकॉनकेव शेप या डिस्क शेप। कॉनकेव क्यों बोला, क्योंकि ये कॉनकेव के शेप की है, ऐसे। ठीक है ना गाइस, सो आरबीसी की शेप हो गई बाइकॉनकेव शेप, एंड उसको डम्ब शेप क्यों बोला, इसको हम देखो डिस्क शेप क्यों बोलते हैं। अगर आप आरबीसी को सुपीरियर व्यू देखते हो, टॉप व्यू, ये क्या है आपका टॉप व्यू। ठीक है, ऊपर से देखोगे तो आपको आरबीसी ऐसे दिखेगी इस तरीके से, एंड देन आपके आई लेवल पे देखोगे आप इसको, आई लेवल पे तो आपके आरबीसी कैसी दिखेगी, देखते हैं। इस तरीके की आपको आरबीसी दिखेगी। ठीक है गाइस, इसको हम कहते हैं डम्ब बेल शेप आरबीसी। ओके, फिर इसकी साइज क्या होती है सर, ये बता दो। इसकी साइज होती है 7.2 माइक्रोन, कुछ बुक्स में इसको 7.5 माइक्रोन भी दे रखा है, कंफ्यूज मत होना। ओके गाइस, दोनों आ जाए ऑप्शन में, आप राइट आंसर करना 7.2 माइक्रोन को। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक सेम चीज है, दोनों की शेप वही होती है 7. ये साइज होती है आपकी मैच्योर आरबीसी की, जो मैंने कही है, मैच्योर आरबीसी की ये साइज होती है। इमेच्योर आरबीसी की कितनी होती है ये भी बता दीजिए। तो आपकी इमेच्योर आरबीसी की 25 माइक्रोन आरबीसी होती है। तभी तो कहते हैं मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, नाम सुना होगा, मैग्लो का मतलब होता है साइज बड़ी रह गई। अगर आपकी आरबीसी इमेच्योर रहती है, उस कंडीशन, ऐसी कोई भी कंडीशन जिसके अंदर आपकी आरबीसी के लिए मैच्योरेशन फैक्टर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से आपकी आरबीसी वही की वही रह जाती है 25 माइक्रोन की, और उसको कहते हैं मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, क्योंकि आपकी आरबीसी की साइज 7.2 माइक्रोन पे नहीं है। इसको समझेंगे जब मैं इरिथ्रोपोइसिस आपको पढ़ाऊंगा, अभी इससे नेक्स्ट पोर्शन आएगा उसके अंदर। ठीक है ना, सो अभी के लिए इतना सही है जो मैंने बताया है।
फिर आपको मैंने नॉर्मल शेप बता दी, साइज बता दिया, वॉल्यूम क्या होता है, वैल्यूज क्या होती है नॉर्मल, ये देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना, इसके नोट्स अच्छे से बनाना, आप आपके फ्यूचर में काम आएंगे। और ये सब चीजें ऐसे हैं जो हमारे साथ हमेशा हमारे काम आती है। देखते हैं अभी उनका नॉर्मल वैल्यू। अच्छा, एक क्वेश्चन और है आपके लिए, मैं छोड़ देता हूं। एक आरबीसी, अच्छा इसको बाद में लिखते हैं, पहले मैं ये समझाता हूं आपको वैल्यू नॉर्मल क्या होती है, तब आप बता पाओगे इसे। नॉर्मल वैल्यू या फिर नॉर्मल आरबीसी काउंट, आपने पढ़ा होगा जब भी हम ब्लड चेक करवाने जाते हैं, सीबीसी काउंट करवाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हमारा आरबीसी का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, ठीक है ना। अब वो नॉर्मल कितना होता है तभी तो हम अबनॉर्मल चेक कर पाएंगे। आजकल तो डायग्नोस्टिक जो लैब वाले होते हैं वो नॉर्मल वैल्यू भी इनकी लिख के रखते हैं साथ में, लेकिन फिर भी हमें जनरली पता होना चाहिए क्योंकि थोड़ा बहुत वेरिएशन रहता है। तो सबसे पहले देखते हैं फीमेल के अंदर, ठीक है गाइस। फीमेल के अंदर होता क्या है, इनका नॉर्मल लेवल होता है 4 to 5 मिलियन पर क्यूबिक mm। कई जगह आपको mm ऐसे भी देखे रखता है, एक ही बात है, क्यूबिक यहाँ लगा दिया मैंने, ठीक है, यहाँ तक ध्यान रखना। देखो 1 मिलियन में आपके 10 लाख होते हैं, ठीक है गाइस। तो मैं इसको लिख सकता हूं 40 to 50 लाख, ठीक है, कहीं पे ऐसा भी लिखा होता है। फिर मेल की बात करते हैं हम। मेल के अंदर क्या होता है हमारे, इनका नॉर्मल लेवल होता है 4.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm, ठीक है गाइस, क्लियर है यहाँ तक। वही चीज़ें वही लिखेंगे, 45 से 55 लाख, 45 to 55 लाख, ओके, क्लियर है यहाँ तक। देन हमने मेल की बात कर ली, फीमेल की बात कर ली। अब आपको यहाँ पे एक माइंड में आपके कंफ्यूज हो रहा होगा कि सर फीमेल में कम क्यों होता है, मेल में ज़्यादा क्यों होता है। देखो यहाँ पे समझना आप, मेल के अंदर एक हार्मोन पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपके सेल्स ऑफ लीडिंग से सिक्रेट होता है, सेल्स ऑफ लीडिंग से सिक्रेट होता है। जब आपको सर ओबीजी वाले स्पर्मेटोजेनेसिस स्टडी करवाएंगे तब आपको बताएंगे कि आपके टेस्टिस के अंदर 2 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, सर्टोली सेल्स एंड सेल्स ऑफ लीडिंग सेल्स। सर्टोली सेल्स से आपके स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, सेल्स ऑफ लीडिंग सेल्स से आपके टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन होता है। ये टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है मेल के अंदर। फीमेल में आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं आपके एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है, ये तो क्लियर है। आपको ध्यान रखना है चीज़ें, लिखना चाहो तो लिख लेना, वरना आपको ओबीजी में भी बता दिया जाएगा ये सब चीज़ें। तो ये टेस्टोस्टेरोन हमारे किडनी पे जाके वहाँ से एक हार्मोन होता है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, उसको रिलीज करवाता है, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाता है। मैं आपको ये बताऊंगा आगे, नेक्स्ट आएगा तब आपका कैसे कौन से फैक्टर होते हैं जो आपके आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन क्या होता है, आपके बोन मैरो में जाके वहाँ से स्टेम सेल्स पे, जो कि आपकी प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होती हैं, उनको एक्टिवेट करता है और ये स्टेम सेल्स आपके आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा देती हैं। इसीलिए मेल के अंदर ये आरबीसी का लेवल कितना देखा जाता है गाइस, कॉन्सेप्ट समझ लेना तो फिर आपको समझ आ जाएगा। इसलिए देखा जाता है कितना, 4.5 से 5.5 मिलियन, ठीक है। यहाँ तक आई होप समझ आया होगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब आती है बेबी की बात। एट बर्थ आरबीसी काउंट कितना होता है, आंसर देना 8 to 10 मिलियन
वही पर क्यूबिक mm। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आप सबका? ओके। और देन इसके बाद आता है इनका लाइफ स्पान। ये आप ध्यान रखना, आपका जब पीडियाट्रिक में बातें आएंगी तो कहूँगा आपको, मैंने बताया था आपको उस क्लास में ऐसे। सो अब आता है आपका लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी। ठीक है गाइस, अच्छे से सुनना। आपका लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी मेल के अंदर कितना होता है, वो तो एडल्ट में तो सेम ही होता है, मेल हो या फीमेल हो, फिर आपका जाके चेंज हो जाता है चिल्ड्रन के अंदर। तो मेल के अंदर आपका आरबीसी का लाइफ स्पान जनरली स्टूडेंट पढ़ते हैं 120 डेज। ठीक है गाइस, 120 डेज स्टडी करते हैं हम आरबीसी का लाइफ स्पान। एंड मैं ये कह रहा हूँ, जो स्टूडेंट मेरी क्लास ले लेगा यहाँ पे, उत्कर्ष की जो भी क्लासेस ले लेंगे आप, आई एम श्योर आप कोई भी बुक से आप क्वेश्चन निकाल लेना। आप कहीं भी चले जाना, यही चीज़ें मिलती हैं। और मैं तो आपको यहाँ पे हमारा इतनी सारी बुक्स मैंने यहाँ पे रेफ़र कर रहा हूँ, फिर मैं आपके लिए लेक्चर प्रिपेयर करता हूँ, बहुत सारा आपके लिए कंटेंट ला रहा हूँ मैं। ऐसा कोई नहीं पढ़ाता आपको इतना स्लोली। सो गाइस, अच्छे से पढ़ो आप, ये सब हम आपके लिए कर रहे हैं। तो गाइस प्लीज़, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक मार दिया करो यार, आपका ना कोई पैसा लग रहा है, आपका फ़ोन का वेटेज नहीं बढ़ जाता इस सब चीज़ों से। अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो एंड कमेंट कर दिया करो, आपको जो भी आपके रिव्यूज़ हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो, कंटेंट अच्छा लगे तो ही करना, वरना मत कीजिएगा। ठीक है ना? लाइफ स्पान किसका, दोनों में देखते हैं, एडल्ट में। ठीक है, और फिर आता आपका चिल्ड्रन में। देखो एडल्ट के अंदर लाइफ स्पान देखा जाता है 90 से 120 डेज। ये क्यों होता है इतना ज़्यादा? क्योंकि आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसलिए इसका लाइफ स्पान इतना होता है। आरबीसी की एक कैरेक्टर होता है, उसका एक एबिलिटी होती है स्क्वीज करने की। ये वर्ड मैं समझाऊंगा, रेटिकुलर एंडोथेलियम सिस्टम आएगा आपका, कि आरबीसी के साथ या हीमोग्लोबिन के साथ होता क्या, तब इतना समझ लीजिए। 190 से 120 डेज इनका लाइफ स्पान होता है। चिल्ड्रन के अंदर 80 से 90 डेज। अब याद करो वो क्लास कौन सी, जॉन्डिस वाली, उसके अंदर मैंने आपको फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस पढ़ाया था, उसके अंदर मैंने लाइफ स्पान बताया था आरबीसी का 80 से 90 डेज। क्योंकि इसीलिए तो देखा जाता है लाइफ स्पान कम तो आरबीसी जल्दी टूटेगी। जब आरबीसी टूटती है तो उसमें से हीमोग्लोबिन टूटता है, हीमोग्लोबिन टूटता तो हीम एंड ग्लोबिन, मतलब वही बात है आपका प्रोटोपोरफायरिन या फिर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। देख लेना, जिसने क्लास नहीं देखी हो, समझ आएगा आपको कॉन्सेप्ट। ये आपका क्या हो गया, लाइफ स्पान कंप्लीट हो गया। प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं आरबीसी की। प्रॉपर्टीज काफी इजी है, अच्छे से बता रहा हूं मैं। प्रॉपर्टीज देखो, लास्ट क्लासेस में मैंने बताया था, एक तो होता है आपका रूलेक्स फॉर्मेशन, बाकी तो कुछ मैंने बता दिया। आपका जो ब्लड वाला पोर्शन पढ़ाया था मैंने, अब तो सेपरेटली डिस्कस कर रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वही सेम होती है। मतलब ब्लड मतलब क्या, आरबीसी, क्योंकि 44% तो वही होती है, 1% जाके चेंज हो जाता है, तो थोड़ा सिमिलर ही होता है वहाँ से। रूलेक्स फॉर्मेशन का क्या होता है, देखो मान लो हमने किसी पर्सन का रूलेक्स फॉर्मेशन चेक करना चाहते हैं हम, समझना पूरा अच्छे से समझ आएगा। आप किसी पर्सन का फ्रेश ब्लड लो, ठीक है गाइस, लिख लेना आप इसको, कभी काम आएगा। फ्रेश ब्लड लो, ठीक है गाइस, उसको आप माइक्रोस्कोप की सहायता से देखो। उसका जब आप माइक्रोस्कोपिक व्यू देखोगे तो आरबीसी है वो आपकी आरबीसी एक दूसरे से चिपकी हुई मिलती है। ठीक है, तो लिखते हैं आरबीसी आर सीन, आरबीसी आर सीन adhere to each other। ठीक है गाइस, अच्छे से सुनना। आरबीसी आर सीन, आपको आरबीसी दिखेंगे वहां पे एक दूसरे से चिपकी हुई। कैसे सर, ये समझा दो हमें। देखो गाइस, अभी मैंने आपको समझाया था आई लेवल पे, मतलब डम्ब बेल शेप। डम्ब बेल शेप मतलब कि मैं इसको ऐसे बना सकता हूं,
ठीक है, तो देखते हैं इसमें। देखो अब देखो ये कैसे दिखेगा, मैं समझाता हूँ आपको। तो आरबीसी आपको कैसे दिखेंगे, अरेंज लाइक पिल्स ऑफ कॉइन्स, अरेंज लाइक जैसे बहुत सारे सिक्के रखे हुए एक दूसरे पे, जैसे आप सिक्के लेते हो उनको एक दूसरे पे रखते हो, फिर आप कैसे उनको फैलाओगे ना, जैसे सीढ़ियां नहीं चढ़ते उस तरीके से दिखेंगे आपको। देखो अरेंज लाइक पिल्स ऑफ कॉइन्स, ऐसे आपको आरबीसी दिखेंगे। ये क्या है, नॉर्मल है। आपके आरबीसी ऐसे दिखते हैं तो नॉर्मल है। डाल के देखने पर गूगल पे इमेज रूलक्स फॉर्मेशन, क्या पता एम्स में इमेज बेस्ड क्वेश्चन डाल दे, क्या है ये, रूलक्स फॉर्मेशन है ये। ठीक है गाइस, ये आप लिख लेना। फिर आता है आपका नेक्स्ट आता है पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम हेमेटोक्रिट वैल्यू। पढ़ोगे आप जब, आपको ओबीजी में पढ़ाया जाएगा कि प्रेगनेंसी के अंदर नॉर्मली क्या क्या देखने को मिलता है। ठीक है, डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। और यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको कि आपकी हेमेटोक्रिट वैल्यू क्या होती है, और जब प्रेगनेंसी में फिजियोलॉजिकल एनीमिया देखने को मिलता है तो सर आपको समझाएंगे, वो चीज़ आपको वहाँ भी समझ आएगी। इसको आप समझना अच्छे से कि पीसीवी या फिर हेमेटोक्रिट वैल्यू, यह तो होती है शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म लिख लो आप, पैक्ड सेल वॉल्यूम। ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं एग्जाम में आपके। पैक्ड सेल वॉल्यूम आल्सो नोन एज आका का मतलब आल्सो नोन एज, आका वो वाला नहीं, आओ मेरे आका, वो नहीं है, आल्सो नोन एज कहते हैं इसको। ठीक है ना, क्या कहते हैं, आल्सो नोन एज हेमेटोक्रिट वैल्यू। दोनों नाम दे के रख सकते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पैक्ड सेल वॉल्यूम कितना होता है, नॉर्मल वैल्यू। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, एग्जाम स्टूडेंट पढ़ के चले जाते हैं हेमेटोक्रिट वैल्यू, दूसरा नाम तो पढ़ा ही नहीं, आ गया क्वेश्चन, गलत हो गया, सिलेक्शन रुक जाता है। ऐसा देखो जूशी क्वेश्चन होते हैं। मतलब कि अगर आप पढ़ो तो चीज़ों को वहीं पे क्लियर कर दो, उससे रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा मत छोड़ो वहाँ जाके पढ़ लेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं यही बता दूंगा आपको मैं, और उससे बाहर नहीं जाएगा आपका, कहीं पे भी काम आता है ये। देखो आल्सो नोन एज हेमेटोक्रिट वैल्यू, ठीक है ना गाइस। क्या कहते हैं इसको, मतलब कि ऐसे इसकी डेफिनेशन क्या है, समझा दो हमें। परसेंटेज ऑफ आरबीसी, परसेंटेज ऑफ आरबीसी, या फिर मैं कह सकता हूं आरबीसी कितनी प्रेजेंट है आपकी किसमें, ब्लड के अंदर, उसे हम कहते हैं आपका पैक्ड सेल वॉल्यूम। या फिर लिख लो आप परसेंटेज ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम दैट ऑक्यूपाइड बाय द आरबीसी। ठीक है गाइस, लिखो परसेंटेज ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम that occupied by the RBC। ठीक है ना, डेफिनेशन देके रखती है, परसेंटेज ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम दैट ऑक्यूपाई, आरबीसी की द्वारा घेरा गया या फिर कवर किया गया, या फिर जितना वहाँ पे अपना स्पेस रखती है ये, उसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड एज हेमेटोक्रिट वैल्यू या फिर पैक्ड सेल वॉल्यूम। ये आपकी दो डेफिनेशन हो गई, परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ आरबीसी। ओके गाइस, क्लियर है यहाँ तक आपका। ठीक है, अब सर ठीक है डेफिनेशन बता दी, निकालते कैसे, हमारे सामने ये क्वेश्चन आ जाए आपका कि इसको निकालते कैसे हैं। तो निकालने के लिए हम इसमें एक मेथड यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं विंट्रोब मेथड। ठीक है गाइस, देखो निकालना बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर है, हमें पता नहीं होता, तो हमें एडवांस क्वेश्चन भी आने चाहिए। जो दे रखा है वो तो आने ही चाहिए कि जो पूछे गए हैं, लेकिन एडवांस क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं आइए देखते हैं हम। ठीक है गाइस, पैक्ड सेल वॉल्यूम आर checked by Weintraub method. Question:
बताइए वो कौन सा मेथड है जिसकी सहायता से हम पीसीवी चेक करते हैं, हीमेटोक्रिट वैल्यू चेक की जाती है? क्या आंसर होगा? विंट्रोप मेथड। अब सुनो ध्यान से, क्या होता है, कुछ ब्लड सेल, जैसे किसी का हमने ब्लड लिया, हमारे पास पेशेंट आया, हमने ब्लड निकाला, ब्लड ले लेते हैं हम, उस ब्लड को क्या करते हैं, एक ट्यूब में कलेक्ट करते हैं, उसको विंट्रोप ट्यूब या सेंट्रीफ्यूज ट्यूब कहते हैं। उसके साथ में हम कुछ एंटीकोगुलेंट भी लेते हैं ताकि ब्लड क्लोट ना हो, क्योंकि ब्लड हमें पता होता है जैसे आउटर एनवायरमेंट में आता है वो क्लोट होना शुरू हो जाता है। ठीक है गाइस, इसीलिए उस ब्लड के साथ हम एंटीकोगुलेंट भी लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, हिपेरिन हो गया, बहुत सारे हिपेरिन, सिट्रेट हो गया आपका, ठीक है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। सो हमने उसका ब्लड लिया, फिर उसको क्या करते हैं, लिख देता हूं मैं, आपको बेटर समझ जाएगा लिखने से, ठीक है। कलेक्ट ब्लड इन सेंट्रीफ्यूग ट्यूब विद एंटीकोगुलेंट। ठीक है गाइस, फिर क्या करोगे आप, उसको सेंट्रीफ्यूग फॉर 30 मिनट, कितनी स्पीड से, देखो ये समझो आप, तो ब्लड लिया आपने, उसको आप ट्यूब में ले लिए, उसको एक मशीन होती है हमारे हॉस्पिटल में, उसके अंदर रखते हैं और उसको राउंड करवाया जाता है। 3000 आरपीएम की स्पीड होती है, कितनी देर के लिए, 30 मिनट के लिए। होता क्या, उसके बाद आपका ब्लड 3 लेयर में डिवाइड हो जाता है। ठीक है गाइस, द ब्लड गेट सेपरेटेड बाय 3 लेयर्स। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक? अब वो 3 लेयर कौन सी है सर, वो समझा दो हमें। देखो हटा रहा हूं मैं इसको, नीचे वाला आप नोट करते जाना। पता है स्टूडेंट की खासियत क्या होती है, जो चीज़ें हमें फ्री में मिलती हैं उनमें लेने में मज़ा नहीं आता, लेकिन जो चीज़ें हमें पैसे में मिलती है ना, स्टूडेंट वहाँ भागते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ अच्छा कंटेंट मिल रहा होगा। ठीक है ना, अगर यही क्लासेज आपको जब पेड कोर्स मिलेंगे ना, तब आप रोओगे। तो मैं कह रहा हूँ पढ़ लो जितना मिल रहा है आपको, फिर बाद में कुछ नहीं है, फिर पेड क्लासेस चालू हो जाते हैं ना, तो फिर आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। मैं चाहता हूँ सब कुछ फ्री रहे आपके, लेकिन आपका रेस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए। अगर आपके रेस्पॉन्स अच्छे होंगे तभी मैं क्लासेस दूंगा आपको, अदरवाइज तो फिर बाद के अंदर मैं मेरा जितना भी एफर्ट्स मैं आपके साथ नहीं रखूँगा, क्योंकि मुझे आपके फीडबैक चाहिए। मेरे फैकल्टी के साथ, हमारी फैकल्टी आ रही है, सब आपके लिए फ्री क्लासेस दे रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो आपका भी एक अच्छा सा रेस्पॉन्स मिलेगा, तो हमें भी हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और आपको कुछ बेटर देने की कोशिश करेंगे। मैंने क्या बोला यहाँ पे सुनो, आपका ब्लड 3 लेयर में डिवाइड हो जाता है गाइस। वो 3 लेयर कौन कौन सी होती हैं आपकी, देखो लिखता हूँ मैं यहाँ पे, बॉटम, ठीक है गाइस, बॉटम लेयर, मिडिल लेयर, टॉप लेयर। देखो मैं यहां बनाता हूं, जैसे मान लो ये ट्यूब थी, ओके गाइस, है ना, ये आपका यहां तक तो आता है का बॉटम। इस वाली लेयर को मैं कह दूं मिडिल लेयर, एंड ये हो गया आपका टॉप। अब आपको दिख रहा होगा कि मैंने इतना छोटा क्यों बनाया, देखो समझते हैं। आपकी आरबीसी तो कहाँ जाके आपके नीचे जाके बैठ जाएंगी नीचे। ठीक है गाइस, तो आपकी आरबीसी तो कहाँ कलेक्ट होंगी, नीचे। मिडिल लेयर को एक और नाम होता है, मिडिल लेयर को हम दूसरा कहते हैं इसको बफी कोट। पूछ ले आपसे बफी कोट क्या है, या बफी कोट इंक्लूड, आंसर देना आप WBC एंड प्लेटलेट्स। ठीक है गाइस, क्लियर यहाँ तक? बफी कोट, कंटेंट, WBC एंड प्लेटलेट। एंड टॉप लेयर में आता है आपका प्लाज्मा। ओके, तो देखो क्लियर है यहाँ तक?
नीचे आपकी क्या जाती है, आपकी आरबीसी। तो जैसे आपने उसको घुमाया 3000 की स्पीड से, तो आपकी आरबीसी तो नीचे सेटल डाउन हो जाती है। बीच में जो रहती है आपकी डब्ल्यूबीसी, जो कितनी बताई थी मैंने, 1%, 44%, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट आगे लिखेंगे। और आपका बचा वो क्या है, प्लाज्मा। तो आप ऐसे पता लगा सकते हो कि हमारी हीमेटोक्रिट वैल्यू क्या है। अब ऐसे पता लगा लिया आपने कि ठीक है सर हमने पता लगा लिया, यहाँ पे तो हो गया आपका प्लाज्मा, यहाँ पे तो हो गया आपका डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, एंड देन नीचे आरबीसी। इसी को हम क्या कहते हैं, पीसीवी या हीमेटोक्रिट वैल्यू। 3 नाम हो गया, आरबीसी, हीमेटोक्रिट वैल्यू एंड पीसीवी। यहाँ तक समझ आया होगा उम्मीद करता हूँ मैं, ठीक है गाइस। अब नॉर्मल वैल्यू पढ़ते हैं हम इसकी, क्योंकि नॉर्मल वैल्यू इंपॉर्टेंट है। देखो नॉर्मल वैल्यू देखते हैं, क्वेश्चन बनता है, अब पूछा हुआ क्वेश्चन है नॉर्मल वैल्यू से, ठीक है गाइस। अब देखो नॉर्मल वैल्यू मेल में अलग होती है, फीमेल में अलग होती है, बच्चों में अलग होती है, ठीक है। आइए देखते, मेल फीमेल। मेल में कितनी होती है, 42 to 52%, ठीक है, परसेंटेज में काउंट करते हैं। देन फीमेल में 35 to 47%, ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है। चिल्ड्रन में 47 to 49, नहीं 35 to 49। एंड देन न्यूबॉर्न में याद रखना 49 से 54%। यहाँ तक क्लियर है ना, ये रटने पड़ेंगे, कोई इलाज नहीं है इनका, आपको रटना ही पड़ेगा। मैंने क्या बताया आपको, अच्छे से सुनना। मेल में आपकी हीमेटोक्रिट वैल्यू कितनी होती है, 42 से लेके 52%। ये नॉर्मल वैल्यू है, एग्जामिनर पूछ ले आपको। फिर अगर इनके अंदर वेरिएशन आता है, देखो वेरिएशन में यहाँ पे एक चीज़ समझाता हूँ आपको। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब करेंगे, यही चेक की जाती है जब हमारी या तो हीमोग्लोबिन चेक करते हैं या फिर हीमेटोक्रिट वैल्यू चेक करते हैं कि इस पर्सन में ब्लड कितना है। ब्लड मतलब क्या कम होना, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन कम होना, हीमोग्लोबिन को ही तो कहते हैं ब्लड, और क्या है 44% ही तो होता है हमारा। तो देखो जिस पर्सन के अंदर लेस देन 30% आपका हीमेटोक्रिट वैल्यू आ जाता है, उससे हम क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्लास होगी आपकी फंडामेंटल में, अब वाइटल साइंस हो चुका है, वाइटल साइंस के बाद आपका होगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन। पवंडा ये तभी मैंने पढ़ाया आपको, आरबीसी सबसे पहले आ चुका है आपका, उससे पहले, तब आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन समझ में आएगा। 33% से कम होते ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कौन सा कंपोनेंट देंगे सर, आरबीसी। सर आरबीसी के 1 यूनिट में कितना होता है, आपके 1 यूनिट में होता है 250 ml, 250 ml, ठीक है गाइस। ये 250 ml होता है, जिसको आपके जो पर्सन होता है जिसके अंदर हीमेटोक्रिट वैल्यू लेस देन 30% देखी जाती है, उसके अंदर दिया जाता है। आपकी 1 यूनिट आरबीसी आपकी क्या करती है, 1 ग्राम तो हीमोग्लोबिन इंक्रीज करती है, दूसरा 2 to 3% आपका हीमेटोक्रिट वैल्यू बढ़ाती है, ठीक है ना बच्चों। सुनना अच्छे से, 1 यूनिट आपका क्या बढ़ाई, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन। आपने किसी पर्सन को ब्लड चढ़ाया तो उसका 1 यूनिट आपका 1 ग्राम तो हीमोग्लोबिन बढ़ाता है ब्लड में, और 2 से 3% हीमेटोक्रिट वैल्यू इंक्रीज होती है। अच्छे से पढ़ोगे आप, ठीक है गाइस। क्या टाइम होता है, 2 to 4 हावर्स होता है इन्फ्यूज करने का। स्टोरेज कितने दिन तक करते हैं, 35 से 42 डेज तक। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम के अंदर, मैक्सिमम क्या टाइम हुआ, 42 डेज तक। ओके, ये आपकी कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं, यहाँ तक क्लियर है आपका। ओके, ये हीमेटोक्रिट वैल्यू हो गई। एक क्वेश्चन बता रहा था मैं, वो छूट गया था मुझसे, मैं उसको यहाँ बताऊंगा कि आपकी एक आरबीसी कितना हीमोग्लोबिन कैरी करती है। मैं बता देता हूँ, आप बता नहीं पाओगे। चलो ये क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। आपकी 1 आरबीसी में
कितना ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे, ठीक है गाइस। 1 ग्राम 1 RBC कंटेंट हाउ मच हीमोग्लोबिन। ठीक है गाइस, क्लियर है यहाँ तक आपका। अब आता है हीमोग्लोबिन के बारे में डिस्कस करते हैं हम। ओके, सो आई थिंक क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए हम हीमोग्लोबिन को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है। RBC हीमोग्लोबिन पढ़ते हैं, फिर हीमोग्लोबिन पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसकी इरिथ्रोपोइसिस क्या तो होता है, कैसे स्टेम सेल्स आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स बनाती हैं, पूरी प्रोसेस बताऊंगा एकदम इजी तरीके से, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा आपको। आज के लिए इतना ही गाइस। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कर देना जो भी आपका फीडबैक हो, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, आपके जो भी ग्रुप्स हैं वहाँ भेजें। ओके, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।